नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास से मैं शुरू कर रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। यदि आप मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी एक स्पेशल से एक कॉपी यानी कि एक रजिस्टर आप बना लीजिए। उसमें आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लोग नोट्स खुद से बना लें तो अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोल बोल के आपको नोट्स लिखाऊं, जो कि देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोल बोल के आपको नोट्स लिखवाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में बोल बोल के नोट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नोट्स तो आप बना ही लोगे। मैं आपको केवल यहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स तो बना ही लोगे। और एक तरीका मैं ये भी सोच रहा हूँ कि नोट्स मैं आपको बने बनाए PDF में दे दूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप डिसाइड कर लेना। आप लोग कमेंट करना कैसे आप नोट्स बनाना चाहते हैं। टॉपिक एक्सप्लेन मैं यहाँ पे आराम से कर दूंगा। यहाँ हम लोग केवल और केवल थ्योरी ही पढ़ते हैं और थ्योरी ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वाले सेटअप के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, इतने में तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। फिर उसको वीडियो को एडिट करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करवाने वाला। केवल और केवल मैं आपको यहाँ पे थ्योरी ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक और आता है जिसे हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि फिर से मैं नए वीडियोस उनके ऊपर बनाऊं, फिर से उसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरा पहले का पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा और धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस आया है उसमें पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बहुत मेरा बदला है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फिर से उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं एक नई प्लेलिस्ट आपको 2023 के इस लास्ट में बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। और एक और बात, आप अपना एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए जिसमें आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए आप ऑफलाइन कोचिंग ही कर रहे हो और आपको जो नोट्स ऑफलाइन में बनाते हो वैसे ही आपको यहाँ पे भी बनानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और नोट्स बोल के लिखवाने हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में बोल बोल के आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है, संरचना या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारा चैप्टर मैं आज शुरू कर रहा हूँ। और इस चैप्टर को आपको मेरे साथ में पढ़ना है, समझना है और सीखने का इसको प्रयास करना है, ठीक है। अब ये परमाणु है, इसको हम लोग एटम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ATOM एटम के नाम से भी जानते हैं। और एटम आपको पता है ए और टम से मिलकर बना होता है। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल, माने एक ऐसी चीज जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, उसको एटम के रूप में जानते हैं। और डाल्टन के अनुसार एटम ही वो चीज़ है जिसको फिर आगे तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन ने ये बोला था कि जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, ये मैं डाल्टन की भाषा बता रहा हूँ आपको, ये पदार्थ है और इस पदार्थ को जब हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे से आगे इसको तोड़ते हैं, तो लास्ट में एक छोटा सा कण ऐसा बचता है, एक कण या फिर एक पार्टिकल ऐसा बचता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसका आगे विभाजन संभव नहीं है। तो इस वाले कण को अविभाज्य कण या फिर एटम डाल्टन ने बोला था, ठीक है। तो एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह कण जिसको और आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको एटम बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या डाल्टन ने ही एटम के बारे में सबसे पहले बताया था? क्या एटम के अस्तित्व के बारे में जानकारी केवल डाल्टन ने दी थी? तो आप जब NCERT बुक पढ़ोगे अपनी, तो 11th क्लास वाली NCERT बुक को आप जब पढ़ोगे तो पहले ही पेज में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और उसमें दो जिक्र आपको मिलेंगे, एक तो भारत का, ठीक है, एक तो भारत, NCERT बुक में लिखी हुई है ये चीज़ें, भारत और यूनान। भारत और यूनान के जो उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जिनको हम लोग महर्षि, ऋषि, इस प्रकार के नामों से जानते हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि जो साधु संत टाइप के लोग होते थे उस समय, वो वैज्ञानिक ही थे। और उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक महर्षि हुए हैं हमारे, जिनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे और
उस समय महर्षि कणाद ने परमाणु के अस्तित्व के बारे में दुनिया को एक जानकारी दी थी। ठीक है, और ये बात है लगभग 400 ईसा पूर्व। ठीक है, 400 ईसा पूर्व की ये बात है, यानी डाल्टन ने जब बात बताई, या मैं आज की बात करूं तो आज से लगभग मान के चलो 2500 साल पहले इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन इनके और डाल्टन के आने के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि ज्ञान का लोपन हुआ है ना, ज्ञान को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। उस दौरान ये वाला ज्ञान हो सकता है नष्ट हो गया हो और डाल्टन ने फिर से इन चीज़ों को बताया हो। तो अगर हमसे अब कोई पूछे कि एटम की खोज किसने करी, तो हमें देना है डाल्टन को ही देना है। ठीक है, क्रेडिट हमें किसको देना है, डाल्टन को। अगर इसके ऊपर कोई ऑफिशियल बात आती है, अगर कहीं पे चर्चा हो रही होती, बात हो रही होती है कि डाल्टन से पहले किसने बताया, तो इन्होंने ही बताया था। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें इनका तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। अगर ऑप्शन मिल जाए तो फिर इनको ही टिक मारना है, अगर ऑप्शन ना मिले तो डाल्टन तो फिर हमारे हैं ही। लेकिन ऐसा मत मानना कि डाल्टन ने कोई छोटी मोटी डिस्कवरी करी है। जो ज्ञान लुप्त हो चुका है उस ज्ञान को फिर से खोजना भी अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। हालांकि जो पुरानी चीज़ें हैं, उन जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी जो बुक्स लिखी गई हैं पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा, उनमें बहुत सारी आज भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो अब तक आज की साइंस उसको डिस्कवर ही नहीं मानती है। कल को अगर कोई साइंटिस्ट उनको डिस्कवर कर लेता है तो फिर वो उसको श्रेय तो देना ही पड़ेगा। तो हमें श्रेय किसको देना है, डाल्टन को देना है। तो एटम की डिस्कवरी के विषय में श्रेय किसको जाता है, फिर वो डाल्टन को ही जाता है। ठीक है, जब भी हम एटम को देखते हैं कॉपी के पन्ने में लिखा हुआ, तो हमें इस प्रकार से लिखा हुआ ये मिलता है। ठीक है, ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य नाभिकीय भाग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और इस वाले बाह्य नाभिकीय भाग में हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। किसी भी परमाणु का जो नाभिक है वो उस परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड करेगा। द्रव्यमान यानी उस परमाणु में कितना वजन है वो कौन निर्धारित कर रहा है, वो उसका नाभिक डिसाइड कर रहा है। और नाभिक के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जब कभी भी मुझे द्रव्यमान संख्या निकालनी हो, द्रव्यमान संख्या, तो मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दूंगा। ठीक है, इनका वजन जोड़ दो तो नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की का जो योग है वही संख्या क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बाह्य नाभिक के भाग में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका काम होता है किसी भी परमाणु के आयतन को डिसाइड करने का काम कौन करता है, बाह्य नाभिक के भाग करता है। और द्रव्यमान को कौन डिसाइड करता है, नाभिक डिसाइड करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, और वो है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। हम लोगों ने परमाणु क्रमांक के बारे में तो सुना ही होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, इस प्रकार से। तो उन परमाणु क्रमांकों का निर्धारण भी यहीं से होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है, ठीक है, प्रोटॉन्स की जो संख्या होगी वही कहलाती है परमाणु क्रमांक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है। हम बोलते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका अर्थ ये है कि हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है। अगर कोई बोल दे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 है। ओके, तो परमाणु के नाभिक के द्वारा ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखा जाता है वो कौन डिसाइड कर रहा है, नाभिक कर रहा है। और नाभिक में भी कौन कर रहा है, नाभिक में भी कर रहा है प्रोटॉन की संख्या उस चीज़ को डिसाइड
कर रही है और आयतन को डिसाइड करने का काम बाह्य नाभिकीय भाग कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी लगभग 274, अब तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से तो 274 ऐसे छोटे छोटे कणों को परमाणु के अंदर खोजा जा चुका है। लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे काम के केवल इतने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इतने, ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो ये 3 ही हैं। इसके अलावा 3-4 एक और भी हैं, उनको जब हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे तब उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को निर्धारित करने में किसका योगदान होता है, आयतन को डिसाइड कौन कर रहा है, परमाणु का साइज कौन डिसाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो मैंने केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही यहाँ पे करवाया है। यहाँ पे ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग से एक छोटे छोटे वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप लोग चाहो तो वहाँ से इनको देख के समझ सकते हो। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, इन्हीं के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं। उन सब के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, उनको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। उनको हम लोग कहीं ना कहीं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं और वहाँ पर छूट जाती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेते हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग चाहो तो उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। आगे आने वाली क्लासेज में हम लोग प्रॉपर एक टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। जैसे डाल्टन का अगर मुझे मॉडल पढ़ना है तो उस वाले वीडियोज़ में उस वीडियो में केवल और केवल डाल्टन के विषय में भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। आज तो ये केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। आगे आने वाली क्लासेज को प्रॉपर वैसे ही करेंगे जैसे हमारे स्कूल में या फिर कोचिंग में होती है। ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।